ओके दोस्तों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फाइन। इस लेक्चर पे भी हमारा वही मकसद है कि हमारे को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी हैं, a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशन, साइमल्टेनियस दो इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमारे को x एंड y की वैल्यू पता लगानी है, यही हमारा मकसद है इसमें भी। बट अब से आपको मैक्सिमम केसेस जो मिलेंगे 99.9% आपको यूनिक सॉल्यूशन वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगी। जैसे कि अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद हो, उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक, हम दो इक्वेशंस के बारे में ये पता कैसे लगाएं कि उनके यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, या फिर नो सॉल्यूशन है। उसको पता लगाने के लिए हमने दो तरीके डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में अपने। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा कंसिस्टेंसी की कंडीशंस। कंसिस्टेंसी की कंडीशंस हमने कोफिशिएंट्स के साथ लगाई थी और ग्राफिकल मेथड्स में हमने ग्राफ ड्रॉ करके पता लगाया था कि उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे होंगे। फाइन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये जानते हैं कि 99.9% चांसेस हैं कि वो सिंगल सॉल्यूशन वाले ही होंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका। यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के मेथड, उसके वो यूनिक सॉल्यूशन को निकालने के दो मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ही एल्जेब्रिक मेथड्स हैं आपके, बट एक एल्जेब्रिक मेथड का नाम है बाय सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेटिंग बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। फाइन। एक का नाम है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरे का नाम है एलिमिनेटिंग बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। आपको एलिमिनेट करना होगा, या तो आपको x को अपने रास्ते से हटाना होगा या y को। जब आप x को अपने रास्ते से हटाएंगे तो पहला आंसर आपको y का मिलेगा और फिर y का पुट करके x में x का आंसर मिल जाएगा। या अगर आप x को अपने रास्ते से y को अपने रास्ते से हटाएंगे तो आपको पहला आंसर x का मिलेगा और x का आंसर आप पुट करके y का आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए आप? आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस के साथ, इन दोनों इक्वेशंस में, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशंस में से आपको चुनना है कि आप किसको हटाना चाहते हो। अगर आप x को हटाना चाहते हो तो x को हटाने के लिए किसी एक इक्वेशन के x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो पहले आंसर निकलेगा y का, और फिर y का निकल के आप पुट करके वैल्यूज़ किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ आप x का आंसर निकाल सकते हो। या फिर अगर आप y को हटाना चाहते हो तो y का किसी एक इक्वेशन, दोनों में से किसी एक इक्वेशन के y की एक इक्वेशन बना के आपको पहले वाली या दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी y की वैल्यू, ताकि पहले आंसर x का निकले और फिर x को पुट करके आप y का निकाल लें। वो मेथड्स अभी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फाइन। वैसे ही मैंने बोला एलिमिनेट करना है आपको, लेकिन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको हटाना चाहते हैं। अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो आपको x के कोएफिशिएंट कुछ ऐसा करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट x के ये जो आगे कोएफिशिएंट है a1 और a2 जो कि अलग होंगे वो सेम दिखें। अगर वो सेम दिखेंगे तो आप x को अपने रास्ते से हटा के y का आंसर निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू पुट करके आप x का आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नहीं, आपको एलिमिनेट करना है पहले y को, तो आपको ये b1 एंड b2 कोएफिशिएंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन को। ये b1 एंड b2 जो हैं वो सेम हो जाए नंबर्स, और फिर ये y एलिमिनेट हो जाए, और y आपके रास्ते से हटने के बाद आप x को निकाल पाएंगे, और x को फिर पुट करने के बाद आप y को निकाल पाएंगे। ये तरीके हैं। एलिमिनेशन करना है आपको दोनों में ही, दोनों में किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है, या तो x को या तो y को। जिसको भी एलिमिनेट किया दूसरे वाला आंसर पहले निकलेगा और फिर उसको पुट करके पहले वाला आंसर निकलेगा जिसको एलिमिनेट किया होगा। लेट्स से आपने x को एलिमिनेट किया तो पहले y निकलेगा और फिर y को पुट करके x निकलेगा आंसर। अगर y को एलिमिनेट कर दिया तो x पहले निकलेगा एंड देन x को पुट करके y निकलेगा। इसके मेथड्स को एक टेक्निकल फॉर्म में कैसे देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पर लिख के देखेंगे। चलिए इसको पहले
हमारे पास सबसे पहले है मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो एल्गोरिथम इसका कहता है सबसे पहले ऑब्टेन द टू इक्वेशंस, लेट द इक्वेशंस बी दिस एंड दिस। फाइन, सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशंस अवेलेबल होनी चाहिए ऐसी, ये और ये। नाउ चूज ईदर ऑफ द टू इक्वेशन। से फर्स्ट हमने पहले को चुना, किसी एक को चुनना था तो लेट से हमने पहले को चुना। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट को चुन सकते हैं, आप सेकंड को भी चुन सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ अदर दैट इज एक्स। आप वेरिएबल y को x के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर अल्फाबेटिकली मैं कैसे कहूँगा। सो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ x, y के टर्म्स में x के टर्म्स में y को देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। b1y माइनस c1 माइनस a1x। पहले स्टेप में इस इक्वेशन के बाद मैंने ये लिखा, b1y को अकेला छोड़ा और माइनस c1 माइनस a1x, मतलब इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाना। एंड फिर y को अकेला छोड़ा, माइनस c1 माइनस a1x के होल अपॉन में लिख दिया मैंने b1। क्या लिख दिया? b1। ये था इस स्टेप 2 का मतलब कि दोनों में से एक इक्वेशन चूज करूं। इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज करी, मैंने भी फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, y को अकेला छोड़ के x के टर्म्स में ऐसा लिखा जाता है। नाउ substitute the value of y obtained in step second in the other equation to get the equation in x। ये कह रहा है अब इस y की वैल्यू को उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए b2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये y नहीं है, अब वो ये है एग्जैक्टली वो कह रहा है। अब आप इसे उठा के ब्रैकेट को सीधा उठा के इस y की जगह पुट कर दीजिए। फाइन, इस y की जगह, एंड ताकि इक्वेशन किस में बन जाए? x में। थर्ड स्टेप कह रहा है सॉल्व करिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये भी x में है, ये भी x के टर्म्स में हो जाएगा, तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकल आएगी। फिर जो भी x की वैल्यू निकले, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4 इन द एक्सप्रेशन ऑफ द y। इस x में वैल्यू पुट करिए उस x की और क्या निकल जाएगा आपके पास? y, टू गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑब्टेन्ड इन दिस is your solution, is your given solution for the linear equation. Fine, ये था मेथड एलिमिनेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इससे पहले कि हम एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट सीखें, हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, 2x + 3y = 9 एंड 3x + 4y = 5। इन दोनों इक्वेशंस में से लेट्स से मैंने ये वाली इक्वेशन चुन ली, 3x + 4y = 5। हमें इस मेथड ने सिखाया था कि x की वैल्यू के फॉर्म में लाइए y को। देखिए अब मैं सॉल्व करते वक्त ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं y को ही लाऊं x के टर्म्स में, मैं x को भी y के टर्म्स में ला सकता हूं। तो मैं 3x को अकेला छोड़ रहा हूं और 5 के पास ले जाके माइनस कर रहा हूं 4y को, एंड फिर x को अकेला छोड़ रहा हूं और 5 - 4y में मैं डिवाइड कर रहा हूं 3। देखिए यहाँ ये 4y था, यहाँ ये 4y था, आप समझिए कि मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया 4y, तो ये 4y हट जाएगा। लेकिन जो काम मैं इक्वल्स टू के लेफ्ट में करता हूँ वही काम मैं इक्वल्स टू के राइट में करता हूँ, तो मैं -4y यहाँ भी करूँगा। तो ये स्टेप ऐसे होता है कि अगर आपको 4y हटाना है तो आपको -4y करना पड़ता है दोनों तरफ, -4y करना पड़ता है दोनों तरफ इन ऑर्डर टू फॉलो द इक्वालिटी, सो 5 - 4y राइट साइड में दिखने लग जाएगा और इधर का 4y जो पहले दिख रहा था वो -4y की वजह से नहीं दिखेगा, 3x अकेला दिखेगा। अब ये 3 नीचे डिवाइड में चला गया, ये हमारे कॉमन सेंस होती है कि प्लस का माइनस बन गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन दिस एंड दिस, राइट साइड और लेफ्ट साइड इस इक्वेशन की डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से। इधर डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर डिवाइड करेंगे 3 तो दिखने लगेगा। फाइन, बट ये सब बेसिक मैथ्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग, एलिमेंट्री मैथ्स है, इतना आना चाहिए हमें। अब इस x की वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ से ये x की वैल्यू उठाएंगे और इधर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था एक इक्वेशन से अगर हम किसी एक्सप्रेशन को निकालते हैं तो हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं पुट करके क्या होगा। सो 2 ब्रैकेट में x की जगह क्या लिखेंगे? x की जगह हम लिखेंगे 5 - 4y / 3 + 3y = 9। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि लेट्स से ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी क्वेश्चन में, और ये इक्वेशन जो हमने निकाली वो 3 थी। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे पुट
3 in first, put third equation in फर्स्ट इक्वेशन। तो इस थर्ड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, x की जगह हमने पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग x कहते हैं इसे। नाउ सॉल्व करके देखते हैं। 10 माइनस 8y होल अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम इज 3। 10 माइनस 8y प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9। 9y माइनस 8y इज y। सो 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 27, क्योंकि ऊपर इधर 10 प्लस y बचा और नीचे का जो 3 था वो 9 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 27 बन गया। नाउ y अकेला रह गया एंड 27 माइनस 10 हुआ। आंसर कितना आया हमारे पास y का? 17। y का आंसर हमारे पास आया 17। y की वैल्यू निकल आई। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। सो ये जो थर्ड इक्वेशन आई थी, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे हम इस y की वैल्यू, ताकि x की वैल्यू निकल सके। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इंटू 17 होल अपॉन 3, दैट इज 5 माइनस 68 होल अपॉन 3 इज माइनस 63 अपॉन 3, दैट इज माइनस 21 माइनस 21। देयरफॉर माइनस 21 कॉमा 17 दैट इज x कॉमा y। सो पहले x लिखा जाता है फिर y। माइनस 21 कॉमा 17 इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला? माइनस 21 कॉमा 17। फाइन, ये क्वेश्चन था जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, जिसको हमने अभी भी सीखा था। अब हम एलिमिनेटिंग बाय दी कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट सीखेंगे और फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फाइन, सो इट सेज ऑब्टेन दी टू इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप सबका सेम होता है, हमें ऑब्टेन करना है दो इक्वेशन को। सो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन सो एज टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड इक्वल। वो कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस कदर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अलग अलग तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करो भले ही, लेकिन कुछ इस कदर मल्टीप्लाई करो कि जिस वेरिएबल को तुम्हें एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट सेम हो जाए। लेट्स से मुझे y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो इसके आगे के कोएफिशिएंट सेम दिखें, या x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और उसके आगे के कोएफिशिएंट सेम दिखे। देन उन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ताकि वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए जिसके कोएफिशिएंट हमने जस्ट अभी अभी सेम करें। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 according as the term having the same coefficients are of opposite or of the same sign, and then वो eliminate हो जाएगा। फिर solve करो उस equation को और equation से दूसरी variable को ले आओ, जो भी variable होगा। so substitute the value found in this step, fourth step। solve करने के बाद जिस variable का आंसर आप निकाल लेंगे उसको substitute करें किसी भी एक equation में, किसी भी एक इक्वेशन में, ऊपर वाली गिवन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में, ताकि दूसरे तरीके का वेरिएबल भी निकल जाए। तो इस स्टेप में और इस स्टेप में जो आपका आंसर आएगा वही होगा सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर इक्वेशन का। चलिए इसी के साथ देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन की कैसे ट्राई करना है इसको हमें। इट स्टेट्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले है x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15 and then x/8 plus y/6 is equals to 15। so सबसे पहले मैं यहाँ लिखना चाहूँगा x/10 plus y/5 is equals to 14 and then x/8 plus y/6 is equals to 15। अब क्योंकि यहाँ 1 ऐड था मैंने 15 के पास ले जाके उसको माइनस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके कोएफिशिएंट सेम हो जाए। किसके कोएफिशिएंट आप बताइए, आप चाहते हैं x के या y के? x के या y के, किसके कोएफिशिएंट आप चाहते हैं कि सेम हो जाए? आप अपने मन में जो चुनना चाहते हैं आप वैसे ही सॉल्व करिएगा। लेट्स से अगर आप मेरे सामने होते हो और आप कहते हैं x के कोएफिशिएंट सेम करो, तो मैं x के कोएफिशिएंट आपको सेम करके दिखाता हूँ कि x के कोएफिशिएंट सेम कैसे होंगे। देखिए वैसे तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 10 हट जाता है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 10 हट जाता। ये 10 अगर हटता तो यहाँ पर आता 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1। तो मैं फिर इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता? 8 से, ताकि 8 और 8 हट के यहाँ पर भी हो जाता 1। यहाँ 10 से अगर मल्टीप्लाई करता इस 10 को हटाने के लिए, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करता इस 8 को हटाने के लिए, ताकि दोनों के कोएफिशिएंट हो जाते 1।
कोएफिशिएंट तो सेम हो जाते, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करते हुए ये भी ध्यान रखा कि इसके आगे वाला जो नंबर है ये भी पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर पाए। तो देखिए 10 के बाद दूसरा ऑप्शन आता था मेरे पास 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता तो 10 20 को काटता 2 पे, तो मुझे इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 16 8 से कटता 2 पे, तब भी दोनों के कोएफिशिएंट 2 हो जाते। बट देखिए 20 5 से तो कटता, 5 से तो 20 कट जाता, बट 6 से 16 नहीं कट पाता, 6 से 16 नहीं कट पाता। इसलिए मैंने इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पसंद किया ताकि 10 30 को काटे 3 से और 35 से भी कटे 6 से। लेकिन 24 मल्टीप्लाई 8 से जब करूँगा तो यहाँ तो 3 आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, जैसे इधर 3 आ रहा है क्योंकि मैं एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, लेकिन 6 अब 24 को पूरी तरीके से काट पाएगा। तो आप समझे मैंने ये वैल्यू ऐसी क्यों चुनी। मैं 10 20 30 कुछ भी कर सकता था, चुन सकता था, एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो सकता था, इसको 10 से, इसको 8 से, या इसको 20 से, इसको 16 से, या इसको 30 से, इसको 24 से, या इसको मैं 40 से करता तो 4 आ जाता और इधर मेरे को 32 से करना पड़ता ताकि 4 आए, राइट। मैं किसी से भी कर सकता था, बट मैंने कुछ इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि दूसरे वाला का जो ये डिनोमिनेटर है ये भी उसको पूरी तरीके से काट दे। आप इस चीज़ को मेरी समझ गए होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या वो देखते हैं। सो ये बन गया हमारे पास 3x, ये बन गया हमारे पास 3x, और ये बन गया दूसरा वाला हमारे पास 6y, एंड 30 × 14 हमारे पास बन गया 420। कितना आया 420। दूसरी इक्वेशन 24 से मल्टीप्लाई होने पे पहला तो 3x ही बनेगा क्योंकि हमने x के ही कोएफिशिएंट को कंपेयर किया है। दूसरा 4y बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा 4y, क्योंकि 6 24 को काटेगा 4 पे, एंड 15 × 24 होता है हमारा 360। फाइन। सो ये अब देखिए दोनों के जो साइन है वो सेम हो चुके हैं, दोनों के साइन जो है वो सेम हो चुके हैं। तो अगर मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो 3x कभी भी नहीं कटेगा, 3x कभी नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, ताकि 3x से कटे। और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता है दूसरी चीज़ के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, इसका साइन भी हो जाएगा नेगेटिव। पॉलिनॉमियल में आप ये सीख चुके हैं अच्छे से, और इसका भी साइन हो जाएगा नेगेटिव। और ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ ऐसे। 6y में से 4y गए, कितने बचे 2y, 420 में से 360 गए, कितना बचा हमारे पास 60, y इज इक्वल्स टू कितना आया 30, y इज इक्वल्स टू कितना आया 30। अब आप चाहें तो इस y की वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके अपने x की वैल्यू के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x/10 इज इक्वल्स टू y प्लस y इज इक्वल्स, y की जगह क्या पुट करना है प्लस में 30/5, 30/5 इज इक्वल्स टू व्हाट 14। सो 5 ने 30 को काटा कितने पे 6 पे। सो x/10 इज इक्वल्स टू 14 - 6, क्योंकि ये जो 6 आया वो 14 के पास जाके माइनस हो गया, बचा कितना 8। तो आंसर आ गया 80, क्योंकि 14 - 6 8 होता है, और ये 10 जो है, ये 10 जो है यहाँ जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 - 6 जो 8 बच रहा था उससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 80। सो हम क्या लिखेंगे 80, 30 x, y is a solution of given two equations। जो दो इक्वेशन हमें गिवन थी उसके ये सॉल्यूशन। फाइन। अगर ये दोनों मेथड्स आप सीख चुके हैं तो इन्हीं दोनों मेथड्स पे हम और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। सो दोस्तों ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको किस मेथड से करना चाहते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई भी आप मेथड कर सकते हैं। मतलब एलिमिनेटिंग बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट या एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ये आप दोनों में से कोई भी मेथड इसमें चुन सकते हैं। बट आप देखेंगे उन मेथड को चुनने से पहले ये थोड़ा सा अजीब है। जैसा आपको देखने की आदत है ये वैसा नहीं है, राइट। आपको देखने की आदत है a1x + b1y, वैसा ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको वैसा बना सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। फाइन। सो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले शुरू होते ही क्वेश्चन आपको कुछ लेट करना पड़ता है, और उस फॉर्मेट में लाने के लिए जिसमें आपको वेरिएबल्स जो हैं, अलग अलग वेरिएबल्स जो हैं वो ऊपर कोएफिशिएंट के साथ दिखें, ना कि नीचे। सो आप लेट करते हैं, let 1/x + y is equals to u and 1/x - y is equals to v। अगर आप ऐसा लेट करेंगे तो देखिए आपके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो उसके साथ वेरिएबल ऊपर आ जाएगा।
वेरिएबल नीचे नहीं रहेगा। अब देखिए इसको जो लेट किया आप उसमें पुट करिए। सो इक्वेशन 1 and 2 will be 5u minus 2v is equals to -1। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको 5/x+y ही पढ़ना ठीक है या फिर इसको आप 5 × 1/x+y भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे ये वाला कि आप इसको 5/x+y ही पढ़ सकते हैं या आप इसको 5 × 1/x+y पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसा आप पढ़ेंगे तो, लेकिन हेल्प ज़रूर होगी कि आप 1/x+y को u लिखने के लायक हो जाएंगे। क्या लिखने के लायक हो जाएंगे? u। सिमिलरली माइनस में आप 2v लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? माइनस में 2v, क्योंकि ये भी 2 × 1/x-y है। 2 × 1/x-y है और 1/x-y की जगह आप v लिखने के लिए पूरे इंडिपेंडेंट हैं इस बात को लिखने के बाद। फाइन, इज इक्वल्स टू में -1 एज इट इज़। अब जल्दी से सेकेंड इक्वेशन को लेट करिए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। सो आपका आंसर होना चाहिए 15u minus 7v इज इक्वल्स टू 10। सो अब बताइए मुझे दोस्तों, क्या आपको ये a1x plus b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x plus b2y इज इक्वल्स टू c2 जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ, x एंड y डेफिनेटली नहीं दिख रहे हैं, उसकी जगह वेरिएबल u एंड v है, बट जो फॉर्मेट है वो तो वैसा ही दिख रहा है जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे। इस फॉर्मेट को सॉल्व करने से होगा क्या? u और v निकलेंगे। क्या निकलेंगे? u और v। लेकिन अगर u और v निकल गए तो यहाँ पुट करके u और v की वैल्यू और रेसिप्रोकल करके हम x और y निकाल पाएंगे। मेहनत थोड़ी बड़ी है, सॉल्यूशन में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन हाँ, टफ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये, एक बारी अगर आपने सीख लिया तो। मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ बाय कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट। मैक्सिमम चांसेस होते हैं जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं और आपको ये इंडिपेंडेंस मिलती है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप अधिकतर लोगों को कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ही एलिमिनेट करते हुए देखेंगे। फाइन, ये आदत में आ जाता है लोगों की कि वो कोएफिशिएंट को कंपेयर करके ही एलिमिनेट करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो मुझे भी अगर आप चॉइस देंगे कि क्या यूज़ करेंगे तो मैं यही यूज़ करूँगा। हाँ, यहाँ लिखा होता है स्पेसिफिकली कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं डेफिनेटली फिर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर नहीं करता, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेता। फाइन, लेकिन अभी क्योंकि इंडिपेंडेंस है मेरे पास, मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करवाना चाहता हूँ। कोएफिशिएंट को कंपेयर देखिए बड़ा आसानी से हो जाता है कि मैंने एक ही बारे में मान लिया कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को इंटू करने वाला हूँ 3 से और सेकेंड इक्वेशन को इंटू करने वाला हूँ 1 से। इससे होगा क्या? 3 से मल्टीप्लाई करने से 5 × 3 बन जाएगा 15, 5 × 3 बन जाएगा 15, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 15 × 1 15 ही रहेगा। तो कोएफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे u के, तो u हट जाएगा और v सॉल्व हो जाएगा। देखिए ज़रा कैसे होगा ये। सो इक्वेशन बन जाएगी 15u minus 6v इज इक्वल्स टू -3। तो एक प्रॉब्लम क्या होती है मल्टीप्लाई करने पे कि आप सिर्फ किसी एक से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के चक्कर में, और उन्हें अगर पता चल जाता है कि वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, वो इस खुशी के मारे भूल ही जाते हैं कि वो मल्टीप्लाई सिर्फ उसके कोएफिशिएंट को नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन को करना होता है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को करना है। फाइन, और नीचे 1 से भी पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ रह जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना या ना होना एक बात है। अब आप अगर साइन चेंज करेंगे इसके तो माइनस लिखेंगे, यहाँ इसको लिखना पड़ जाएगा प्लस और इसको लिखना पड़ जाएगा माइनस, क्योंकि जब आप इसको हटाना चाहते हैं तो एक का साइन चेंज होगा तो सबका साइन चेंज होगा। आपको पता है ये पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये कैंसिल हो जाएगा, -6v + 7v, आंसर आएगा +v, -3 - 10, आंसर आएगा -13। सो आपका सॉल्यूशन आया है किसका? v का। क्या आपका क्वेश्चन का मकसद v निकालना था? नहीं, आपका मकसद था x और y निकालना, लेकिन आप अपने मकसद के एक कदम पहुंच गए आगे। अब आप v निकाल चुके हैं तो आप इस इक्वेशन में v को पुट करके इक्वेशन को मोल्ड कर सकते हैं x और y के टर्म्स में। बट उससे पहले
कि हम v पुट करें, हमें इस v को पुट करके u निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? u, क्योंकि सिर्फ v को पुट करके इसको रेसिप्रोकल करके हमारा कुछ नहीं होगा, हमें u को भी पुट करके उसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो पहले मैंने निकाला है आपके लिए क्या? v निकालने के बाद अब मैं निकालूंगा u। चलिए देखते हैं u कैसे निकालेंगे हम। पुट वैल्यू ऑफ u in third equation, put the value of u in third equation. So equation 1 and 2 will be this, तो पुट करा हमने थर्ड इक्वेशन में, ये है थर्ड इक्वेशन हमारी और ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। सो हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं v की वैल्यू सो दैट हम u की वैल्यू निकाल सकें। तो 5u माइनस 2 इंटू माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। एंड इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको u के लिए, तो आंसर आएगा हमारे पास 2u is equals to minus 27, u is equals to minus 27 upon 2, u is equals to minus 27 upon 2। ओके, अब पुट वैल्यू ऑफ u and v इन लेट पार्ट। तो जिस पार्ट में आपने लेट किया था उस पार्ट में आप u and v की वैल्यू पुट करिए, यही कह रहा है। सो v की वैल्यू, u की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 27/2, जिसको अगर आपको कोई रेसिप्रोकल करने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल करके आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2/27, माइनस 2/27। एक छोटी सी करेक्शन है यहाँ पर हमारे पास, ये 2 नहीं है, ये 5 है, ये भी 2 नहीं है, ये भी 5 है, तो ये डिवाइड में भी 2 नहीं जाएगा, ये भी 5 होगा, और यहाँ पर भी 2 नहीं रहेगा और यहाँ भी 2 नहीं रहेगा, ये भी सब 5 बन जाएगा। ये छोटी सी करेक्शन है, ये अभी देखी मैंने कि यहाँ 5u था, यहाँ भी 5u है और यहाँ ये 5 है, माइनस 27/5। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 है और रेसिप्रोकल करते हुए यहाँ पर भी 5 है। फाइन। सिमिलरली 1 बाय एक्स माइनस वाई को v लेट किया हुआ था हमने और v की वैल्यू है माइनस 13, सो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/13, माइनस 1/13। अब देखिए ज़रा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें x और y के लिए। इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे होंगे y का कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी ऑपोजिट है। क्यों ना हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें? ऐड। चलिए देखिए, डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2x, क्योंकि y और y तो कट जाएगा, एंड माइनस 5/27 माइनस 1/30, माइनस 5/27 एंड माइनस 1/30। सो इसका एलसीएम हुआ हमारे पास 351। 351 ये 13 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 65, और ये 13 27 में आता है तो ये हो जाएगा माइनस 27। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 92, माइनस 92। 20, 60, 80, 7 and 5, 12, 80 and 12 माइनस 92 होल अपॉन 351। ये हमारे पास वैल्यू आई 2x की, ये हमारे पास वैल्यू आई 2x की। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 2 इस 92 को काट देगा कितने पे? 46 पे, 46 अपॉन 351, 46 अपॉन 351, ये हमारे पास x की वैल्यू आई। क्या हम इस x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट x इन फिफ्थ। सो ये हमारी है फिफ्थ इक्वेशन जिसको हमने माना है, और ये हमारी है सिक्स्थ इक्वेशन, तो हम फिफ्थ में पुट कर रहे हैं हम लोग। फाइन। सो x की वैल्यू हमने पुट करी माइनस 46 अपॉन 351 प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 5/27, माइनस 5/27। अब इसको पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा वो। सो y का आंसर आएगा हमारे पास माइनस 5/27 प्लस 46/351। एलसीएम आया 351। अगेन 13 के टेबल में आएगा 27 इंटू 13 आएगा 351, तो 13 इंटू 5 करेंगे हम, क्या आएगा आंसर? माइनस 65, माइनस 65 एंड प्लस में आएगा हमारे पास 46। 65 माइनस 46 होता है हमारे पास माइनस 19 अपॉन 351, माइनस 19 अपॉन 351। ये हमारे पास y की वैल्यू है। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये और ये y की वैल्यू ये। सो
माइनस 46 बाय 351 कॉमा माइनस 19 बाय 351 दैट इज x कॉमा वाई इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. कौन था फर्स्ट एंड सेकंड? जो क्वेश्चन इक्वेशन में दे रखी थी, जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी थी वो है इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. फाइन. चलिए उसी तरीके का एक टफ क्वेश्चन है, बट हाँ उससे थोड़ा कम टफ है. वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ था जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा. टफ एज एन सॉल्यूशन बहुत लंबा था. जैसे कि मैंने कहा अगर आपको ट्रिक आती है तो उतना टफ नहीं लगेगा, बट सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा था. इसका भी सॉल्यूशन वैसा ही है, कुछ कुछ पाथ रास्ता वैसा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि इसमें हमारे पास सीधा रेसिप्रोकल करके आंसर निकल आएगा. पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद था तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमें एक और बारी सॉल्व करना पड़ा था. इस बारी हमें एक और बारी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. चलिए सबसे पहले तो इस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. सो मैं लिखूँगा इसको 6u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 7uv, और दूसरी इक्वेशन को लिखूँगा मैं 3u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 11uv. नाउ डिवाइड बाय uv, divide by uv both the sides of above equations, both the sides of above equation. so अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो ये लिखा जाएगा 6u by uv plus 3v by uv is equals to 7uv by uv, which will be 6 by v plus 3 by u is equals to 7. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी uv से डिवाइड करते हैं तो 3u by uv plus 9v by uv is equals to 11uv by uv. देन कॉलन इसमें भी आप लिखेंगे 3 बाय v क्योंकि u कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 बाय u, इस बारी v कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 11 uv कैंसिल हो जाएगा. तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी. इस इक्वेशन के बनने के बाद आप लिख सकते हैं वैसे ही लेट 1 बाय v इज इक्वल्स टू x, क्योंकि वहाँ पर x जैसी टर्म यूज हो रही थी इसलिए मैंने u और v जैसी टर्म का सहारा लिया था लेट में, क्योंकि वहाँ पर x एंड y जैसी टर्म यूज हो रही थी इसलिए मैंने वहाँ पर u एंड v जैसी टर्म का सहारा लिया. लेकिन यहाँ पर u एंड v जैसी टर्म यूज हो रही है इसलिए मैं x एंड y जैसी टर्म का सहारा लूँगा. सो 1 बाय v इज इक्वल्स टू x लेट किया है मैंने, एंड 1 बाय u इज इक्वल्स टू y लेट किया है मैंने. इससे होगा क्या, हर 1 बाय v की जगह x और हर 1 बाय u की जगह y लिखेंगे तो इक्वेशन वैसी दिखेगी जैसे हमें देखने की आदत है. थर्ड है ये एंड इक्वेशन फोर्थ है ये. हम लिखेंगे इसके बाद इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ विल बी दिस 6x plus 3y is equals to 7, 3x plus 9y is equals to 11. now मल्टीप्लाई करूँगा अगर सेकेंड इक्वेशन को 2 से, तो आप देखेंगे तो आपका x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा. x के कोएफिशिएंट यहाँ पर हैं 6 and 3, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 3 हो जाएगा 6. यहाँ पर हैं 6 and 3, 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 3 हो जाएगा 6, तो 6 and 6 हो जाएंगे कोएफिशिएंट x के, और फिर वो हम कैंसिल कर सकते हैं. तो नीचे वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर. देखते हैं इक्वेशंस क्या रखेंगे हम लोग. 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 22. सेकेंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है. अब साइन चेंज करते हैं और कैंसिल करते हैं. कोएफिशिएंट कंपेयर हो चुके हैं. 3y माइनस 18y इज माइनस 15y, 7 माइनस 22 विल बी माइनस 15. सो y विल बी इक्वल्स टू 1. एंड पुट y in फिफ्थ इक्वेशन. ये है फिफ्थ इक्वेशन, ये है सिक्स्थ इक्वेशन. सो फिफ्थ इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो 6x प्लस
3 इज इक्वल्स टू 7, 6x इज इक्वल्स टू 3 कैसे हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर y है और y को हमें क्या पुट करना है 1, तो ये 3 बन गया। नाउ 6x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2/3, 4/6 का मतलब होता है 2/3, 4/6 का मतलब है यहाँ पर 2/3, सो x की वैल्यू आ गई 2/3। नाउ पुट x and y, put x and y in let part, सो लेट पार्ट में अगर x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, जो x है 1/v इज इक्वल्स टू x लिखा जाएगा 2/3, दैट इज v इज इक्वल्स टू 3/2, v इज इक्वल्स टू 3/2 कहूँ या 1.55 कहूँ, बात क्या है सेम। या फिर जो y है 1/u इज इक्वल्स टू y को अगर 1 पुट करूँगा तो रेसिप्रोकल करके u का आंसर भी 1 ही आएगा, देयरफॉर x, u का आंसर जो चाहिए था वो मिल गया, v का आंसर जो चाहिए था वो मिल गया। नाउ u पहले लिख लेते हैं, v बाद में लिख लेते हैं, या फिर अगर x एंड y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो v को पहले लिखना पड़ेगा, u को बाद में, क्योंकि ये x एंड y नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये x एंड y नहीं है तो आप u को पहले लिखें या v को बाद में, या v को पहले लिखें या u को बाद में, कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो v के साथ मैंने x जैसी टर्म का डिस्कशन किया है और u के साथ मैंने y जैसी टर्म का डिस्कशन किया है, तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैं x को पहले लिखता हूँ, तो पहले मैं v को लिखूँगा। अब v को लिखूँगा तो v होगा मेरा 1.5 कॉमा u को, u मेरा होगा 1, v को लिखा तो 1.5, u को लिखा तो u था 1, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ आपको दिख रही है जो इनिशियली दी हुई थी, इनके सॉल्यूशंस u और v की वैल्यू जो निकालनी थी वो ये हैं, v की ये है और u की ये है, v की ये और u की ये। v को पहले क्यों लिखा, u को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि v x से डील कर रहा था और u y से, v x से डील कर रहा था और u y से, बस इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। चलिए इसी के साथ ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आपको एक और तरीके का क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे करना है। अब मैं इस लेक्चर में लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, और एक एलिमिनेशन मेथड सिखाया बाय कंपेयरिंग दी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक देखिए मैंने 2 क्वेश्चन जिसमें मुझे फ्रीडम दी गई थी, मैंने दोनों में ही एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट किया है, बाय कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट। अब मैं सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड कर रहा हूँ अलग से फिर दोबारा, बट जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे इनकी ट्रिक सीखी है आपने, जिसमें रेसिप्रोकल में पहले से ही होता है एक्स एंड वाई और आपको उसको लेट करना पड़ता है, या फिर अब यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट था यूवी का, प्रोडक्ट था वेरिएबल्स का, तो प्रोडक्ट से ही मुझे डिवाइड करना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर रेसिप्रोकल को लेट करके फिर वही तरीका करना पड़ता है हमें। ऐसे क्वेश्चन अगर सीख लिए हैं तो एक और टाइप का हम क्वेश्चन सीख लेते हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन येस, उसके टाइप को समझने के बाद जो सॉल्यूशन होगा, इस बारी मैं सॉल्यूशन अपनाऊंगा किसका, इस बारी मैं सॉल्यूशन अपनाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ एलिमिनेशन बाय कोएफिशिएंट से, अब मैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करूँगा। फाइन। सो देखिए ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमने बिफोर ये क्वेश्चन हम करें, हमने एक फॉर्मेट भी डिसाइड किया है कि किस तरीके के इक्वेशंस के लिए, किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है, जिसमें ax + by = c हो। c अलग हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है a, वो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट बन जाए a, और यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है b, वो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बन जाए b। तो पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन जाए, और पहली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन जाए। इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 7x + 41y = 70 एंड देन 41x + 37y = 86। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ y का बन गया और y का कोएफिशिएंट यहाँ x का बन गया। c एंड d अलग हो सकते हैं, कांस्टेंट अलग हो सकते हैं, उसके अलग होने की नेसेसिटी भी है, वो अलग होने भी चाहिए वैसे, बट अगर नहीं भी हो फिर भी आप इस तरीके के मेथड में ऐसा ही करेंगे जो मैं अब करने वाला हूँ। फाइन। इसको प्लीज़ डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करी, मतलब लेट्स से आपने कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करी, तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 41 से और इस पूरी इक्वेशन को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक नाइटमेयर हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन वो इतना हैवी कैलकुलेशन बन जाएगा कि गलती होने के चांसेस, बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइन। तो प्लीज़ डायरेक्टली मत कूदिएगा इसमें,
और अगर सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो 70 माइनस 41y होल डिवाइडेड बाय 37 को यहाँ पर x की जगह पुट करने की कोशिश मत करेगा। अगेन वो कैलकुलेशन बहुत टफ बन जाएगी, ना तो सब्स्टिट्यूशन और ना ही एलिमिनेशन बाय कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट सीधा अप्लाई करने की कोशिश अभी मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा सीधा अप्लाई करने की कोशिश। पहले इसको एक ट्रिक से मैं छोटा कर दूंगा, बहुत छोटा, ठीक है। तो उस ट्रिक को सीखिए, फिर उसके बाद हम दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था इस बारी मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करूंगा। फाइन, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 से क्या बनेगा 37x प्लस 41y, 37x प्लस 41x प्लस 41y प्लस 37y इज इक्वल्स टू 70 प्लस 86। मैंने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड किया और राइट साइड को राइट साइड से ऐड किया, तो देखते हैं क्या हुआ। ये हुआ 78x प्लस 78y इज इक्वल्स टू 150। तो आप नोट करिए ये इक्वेशन 78 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा एंड ये 86 है, तो ये भी 156 होगा। यहाँ पर ये 86 था, एरर हो जाता, अभी मैंने ध्यान दिया 86 है, तो यहाँ पर 86 होगा। 70 प्लस 86 इज 156, सो 156 होगा। लेफ्ट साइड में आपने कॉमन ले लिया, एक्स एंड वाई में से 78 कॉमन ले लिया और यहाँ 156 है। अब इसको राइट साइड में जाके डिवाइड कर दीजिए 78 को, सो 156 बाई 78 विच इज़ 2। नाउ ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। जैसे ऐड किया वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट में से ही सेकंड को फर्स्ट को ही सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैंने फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसलिए सोची क्योंकि 37 थोड़ा छोटा है, 41 से सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव में रहेगा, और 70 भी थोड़ा छोटा है, 86 से सब्ट्रैक्ट होगा तो थोड़ा पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो तो कोई गलती नहीं होती, प्लीज़ इस पर मत जाइएगा। इसका सिंपल ट्रिक था, आपको दोनों को ऐड करना था और एक बारी सब्ट्रैक्ट करना था। ऐड करते वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 में 2 ऐड करूँ या 2 में 1 ऐड करूँ, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो मैं कर रहा हूँ 41x माइनस 37x प्लस 37y माइनस 41y इज इक्वल्स टू 86 माइनस 70। सो 41x में से 37x जाएगा, ये बचेगा 4x, ये भी बचेगा 4y लेकिन माइनस में, ये भी बचेगा 4y लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि माइनस 41y बड़ा है और 37y छोटा है, और माइनस वाला साइन आएगा क्योंकि बड़े के साथ जो साइन होता है वही आता है। इज इक्वल्स टू में 86 माइनस 70 इज 16। 4 कॉमन लेंगे आप इसमें से, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 4, क्योंकि 4 जब 16 के पास जाके डिवाइड होगा तो वो 4 बचेगा। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो दोस्तों देखिए कितनी मुश्किल इक्वेशन थी। अगर इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट करने के चक्कर में या पुट करने के चक्कर में किसी एक वेरिएबल को हम लोग फंस जाते तो हम लोगों को बहुत टफ इक्वेशन बन जाती, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ता। लेकिन सिंपली डायरेक्टली ऐड करने की वजह से और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने की वजह से हम बहुत ईजी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पहुंच चुके हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो नाउ इक्वेशन 2 and 3 एक बारी लिख लेते हैं। 2 and 3 will be x plus y is equals to 2 and x minus y is equals to 4। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस बारी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करूंगा। सो ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में मैं y को निकालना चाहता हूं फोर्थ इक्वेशन से। सो ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम फोर्थ I can write x minus 4 x minus 4 is equals to y। तो दोस्तों ये जो y था इधर माइनस, वो उधर जाके प्लस हो गया, और ये जो 4 था इधर प्लस, वो इधर आके माइनस हो गया। बस इतना ही किया मैंने फोर्थ इक्वेशन में और कुछ नहीं।
ताकि y अब मैं सब्सटीट्यूट कर सकूँ, राइट। सो पुट y इन थर्ड इक्वेशन, पुट y इन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये मैंने निकाला फॉर्मूला y का फोर्थ से, तो पुट किस में करूंगा, थर्ड में। यही होता है सब्सटीट्यूशन मेथड। सो x प्लस ब्रैकेट में x माइनस 4, हमेशा याद रखिएगा सब्सटीट्यूट चाहे कैसी भी वैल्यू, हमेशा उसकी जगह सब्सटीट्यूट करने के वक्त ब्रैकेट बनाना मत भूलिएगा दोस्तों। ब्रैकेट बनाना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाहर क्या साइन है अंदर क्या साइन है हमें नहीं पता, साइन की बहुत दिक्कत हो सकती है। कोशिश करिए इनिशियली पहले ब्रैकेट बना लीजिए। वैसे मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं भी बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट स्टिल मैंने ब्रैकेट बनाना ये ज़रूरी समझा, ताकि आप फ्यूचर में आपके में ये आदत आ जाए कि जब भी आप किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो इनिशियली सब्सटीट्यूट करते वक्त ब्रैकेट बनाना ना भूलें कि हमने किसकी जगह किसको पुट किया है। फाइन, इज इक्वल्स टू में था 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 था, तो x प्लस वाई की ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। सो x प्लस एक्स कितना हो गया, अगर ब्रैकेट ओपन भी कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस में 4 रहेगा, इज इक्वल्स टू में 2 रहेगा। 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4 उधर जाके ऐड होगा 2 के पास, तो 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। नाउ पुट x इन फिफ्थ इक्वेशन। कौन है फिफ्थ इक्वेशन, ये है फिफ्थ इक्वेशन। और यहाँ मैं क्या लिख सकता था, पुट y इन थर्ड की जगह पुट फिफ्थ इन थर्ड भी लिख सकता था, पुट फिफ्थ इन थर्ड इक्वेशन। नाउ x की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया, -1, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू आ गया 3। आप सोचिए कि आपका सर दर्द कितना कम हो गया इन दोनों इक्वेशन से। कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट है भी तो 1 है। इसी चीज़ की मदद करता है हमारा ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें a जो कोएफिशिएंट x का था वो अब y का बन जाएगा, और y का कोएफिशिएंट जो b था वो अब x का बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ना भूलें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेट्स से यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ तक पहुँच गए, फिर दोबारा इसको डायरेक्टली डील करने लग जाते हैं, इसको इसके साथ डील करने लग जाते हैं। क्या भूल जाते हैं वो, कॉमन लेना भूल जाते हैं। कई बच्चे कॉमन लेके रखते हैं तो फिर डिवाइड करना भूल जाते हैं। प्लीज़ ये बेसिक मैथ्स है, यहाँ तक तो परफॉर्म करिएगा ही, तभी कोएफिशिएंट्स 1 आएंगे। यहाँ तक परफॉर्म करने से ही कोएफिशिएंट 1 आएंगे, ठीक है। जैसे कोएफिशिएंट 1 आ जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब बताइए हमारा सॉल्यूशन क्या है। हमारा सॉल्यूशन है 3x, y -1। 3, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। कौन है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ये एंड सेकेंड इक्वेशन है ये। फर्स्ट इक्वेशन थी ये और सेकेंड इक्वेशन थी ये, उसका ये सॉल्यूशन है 3, -1, 3, -1। सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपसे हर एक तरीके के क्वेश्चंस जो कोएफिशिएंट को कंपेयर करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके किसी वेरिएबल की वैल्यू, इससे जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। इसी के साथ आपका होमवर्क है 3.3 होमवर्क एंड क्लास वर्क ऑफ 3.3 आपको करना है। 3.3 का आपको क्लास वर्क भी करना है एंड 3.3 का आपको होमवर्क भी करना है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसको अटेम्प्ट करके हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे। फाइन। सो आगे जाके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में किसकी बात करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। थैंक यू फॉर द लेक्चर।